नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रविंद्र वी राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, आईएफएल सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है और विटुपन मजूमदार है bmazumdar.com के। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो यहां पर शानदार तेजी दिख रही है। करीब 1000 रुपए की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी 1 से 1.5% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बात करें तो जबरदस्त तेजी है। एमसीएक्स पर 7% से ज्यादा की मजबूती है। वहीं नामेक्स क्रूड में भी शानदार तेजी है। ब्रेंट अब $103 के ऊपर चला गया है। शुरुआत में 7% की तेजी हमने ब्रेंट क्रूड में भी देखी थी और $105 का हाई आज इंट्राडे में ब्रेंट बना चुका है। बेस मेटल्स की बात करें तो यहां पर चौतरफा तेजी है। नेचुरल गैस में भी तेजी है। बेस मेटल्स में एल्युमिनियम लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एमसीएक्स पर $280 के ऊपर जा चुका है। निकेल एलएमई पे 11 साल की ऊंचाई पर है। एमसीएक्स पर $1900 के ऊपर चला गया है। वहीं जिंक की बात करें, यहां भी 1.5% के आसपास की तेजी है। एमसीएक्स पर $305 के करीब कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर आज तेजी दिख रही है, करीब 0.25% की तेजी है। 1000 के ऊपर एमसीएक्स मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। कॉटन, जहां पर उत्पादन का अनुमान कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, सीआई ने घटा दिया है। 5 लाख बेस घटाकर इसे 343 लाख गांठ अनुमान किया है 2021-22 के जो कॉटन का जो सीजन होता है उसके लिए। इसके बाद मसालों की अगर बात की जाए तो यहां पर काफी दबाव है। हल्दी में हालांकि निचले स्तरों से हल्की खरीदारी लौट आई है, लेकिन जीरा अभी भी 3% कमजोर है, 21,000 के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं धनिया की बात करें तो यहां पर 2% की कमजोरी है। 11,000 के नीचे एनसीडीएक्स पर धनिया का वायदा कारोबार कर रहा है। वहीं ग्वार में यहां पर बिकवाली दिख रही है। एक्सपोर्ट मांग घटने की चिंता यहां पर हावी हो गई है, तो 2 से 3% की गिरावट ग्वार सीड और ग्वार गम में दिख रही है। लेकिन कैस्टर को लेकर खबर यह है कि यहां पर उत्पादन कम रह सकता है, जिससे यहां पर गिरावट ज्यादा नहीं आ रही है। रेंज में ही आज कारोबार कैस्टर में हो रहा है। तो चलिए कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज के कारोबार में सबसे पहले बात हम करेंगे कच्चे तेल की, यहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त उतार चढ़ाव का दौर क्रूड में दिख रहा है। रविंद्र जी, जिस तरह की तेजी आज यहां पर दिख रही, क्या लग रहा है कौन से लेवल दिखेंगे और कितना पेन आपको दिख रहा है आगे चलकर? चलिए रविंद्र जी से शायद कोई लाइन में दिक्कत है। अनुज जी, यही सवाल आपसे, कितना पेन आपको आगे और दिख रहा है, कितनी तेजी आपको लग रहा है कि क्रूड में और आगे आ सकती है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड अगर देखें तो एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो एस्केलेशन हुआ है वॉर का, ऑलमोस्ट यू कैन से कि न्यूक्लियर टाइप की एक वॉर होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो अभी ऊपर की तरफ ही रहेगा। हमें लगता है कि $105-160 तक के लेवल आपको ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स में भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 7 या 400, 7 या 600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रही है धीरे धीरे, और जहां हमने देखा था कि लास्ट वीक में, लास्ट डे में कुछ बातचीत को लेकर माहौल बना था, तो वो अब कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया है। वहां पर कोई ऐसा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, और ऐसे में हम क्रूड के भावों को बढ़ता हुआ देखेंगे और एनर्जी प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज होंगे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी की तरफ ही रखना चाहिए। जो भी डिप मिलता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा व्यू है कि ऊपर में 105 से लेकर $107 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो ये भी हुए कच्चे तेल को लेकर। लेकिन एक और बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से एक्सपोर्ट पर काफी असर हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से व्यापार को लेकर चिंता उन्होंने जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फार्मा के एक्सपोर्ट पर भी असर होगा। साथ ही फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल्स जैसे सेक्टर पर इस तनाव का असर आने वाले समय में दिख सकता है। चलिए बात कर लेते हैं टेक्निकली क्रूड अभी कैसा लग रहा है। बिटुपन, टेक्निकली आपको चार्ट पर क्रूड फिलहाल कैसा दिख रहा है? जबरदस्त तेजी दिख रही है एमसीएक्स क्रूड में 7300 के ऊपर। क्या करने की सलाह आप देंगे क्रूड में? देखिए विश्वमन, टेक्निकली जो चार्ट बन रहा है काफी वोलेटाइल बन रहा है यहाँ पे। और टेक्निकली जो सिनारियो है, यहाँ पे कोई ट्रेड करते हैं तो उनको काफी मोमेंटम पे ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए पूरे न्यूज फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है मार्केट। और मैं अगर बताता हूँ तो जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी आगे हद तक बढ़ गया है,
और नेटो या नेटो मेंबर्स भी अभी बैक ऑफ नहीं करना चाहते, नाइदर रशिया आल्सो वांट टू बैक ऑफ। रशिया का अभी जो एक्सपेंसेस काफी बड़ा है, उनके पूरे इकोनॉमी कोलैप्स हो रहे हैं फिलहाल अगर देखेंगे तो, वार एक्सपेंसेस प्लस जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। उसके बाद जो रेटोरिक आ रहा है, जिस तरह का रेटोरिक आ रहा है रशिया के मोस्टली पुतिन के हिसाब से, अभी तो आज मीटिंग है यूक्रेन और रशिया के बीच में, प्रोबेबली उस मीटिंग से क्या फ्रूटफुल रिजोल्यूशन आएगा अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पहली बात यह है कि इस पूरे वार में जिस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है ग्लोबली, बस इस रशिया और यूक्रेन, बस ऐसा नहीं कि रशिया यूक्रेन में ही हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है धीरे धीरे करके। और इसको लगते हुए लगता है कि शायद कोई बड़ा अगर मिडिल कोई सोल्यूशन नहीं बनता है तो ये फाइनेंशियल मार्केट में पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी प्रॉब्लम होगा। इंडिया के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो सकता है जियोपॉलिटिक्स के थ्रू चाइना, क्योंकि चाइना की तरफ से भी नए नए रेटोरिक आ रहा है। तो पूरा इस तरह का सिस्टम जो लग रहा है, क्रूड एज ए वेरी मतलब जो एसेंशियल कमोडिटी है मोस्टली फॉर ऑल इकोनॉमीज, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन बिल्ड अप हो जाता है। अगर न्यूक्लियर का जो बात रेटोरिक आ रहा है, अगर न्यूक्लियर वार होता है तो सब खत्म ऑलमोस्ट, तो क्रूड ऑयल में 107 110 ये सब बोलने का बात ही नहीं बनता, $200 भी कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब सिचुएशन ना हो और थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन। हाँ, फंडामेंटली क्रूड ऑयल में तेजी है और रशियन के जो अभी जो एनर्जी क्राइसिस शुरू हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो यूरोप में जाता है मोस्टली यूक्रेन के से बहुत सारे पाइपलाइंस भी है, और यूरोप में मोस्टली रशिया का ऑयल भी बिकता है और इंडिया भी इंपोर्ट करता है। तो इससे पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा स्लो डाउन भी हो सकता है जिस तरह से इंपैक्ट हो रहा है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में चार्ट में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ही ट्रेड दिख रहा है, या मोमेंटम डिप्स में बाय करे, लेकिन 6800 का जो लेवल है वो होल्ड करना है एमसीएक्स में, और मुझे लग रहा है कि ये लेवल शायद होल्ड करेगा इमीडिएटली। जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है अभी तो शुरू हुआ, इसके लिए काफी टाइम लग सकता है, सडनली रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से यूक्रेन गवर्नमेंट ने जिस तरह से मार्शल लॉ इम्पोज किया है, उस तरह से भी लग रहा है कि ये इमीडिएटली रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो शायद इसका कोई, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उसका कोई रिजोल्यूशन निकल जाए, कोई मिडिल पॉइंट निकल जाए, देन प्रोबब्ली गुड थिंग। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में देखिए, ट्रेडिंग में तो बन जाएगा, थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक कर गया तो मार्केट में और थोड़ा तेजी आएगा। और अनुज ने जो बताया था सही बताया कि 104-5 ये सब लेवल इमीडिएटली पॉसिबल है। चलिए, अब हमारे साथ रविंद्र जी भी है। रविंद्र जी, आपको कितना पेनफुल लग रहा है ये, और कहां तक क्रूड का मार्केट जा सकता है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स अनुज और बिटूपन ने ऑलरेडी काफी कुछ बताया है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अनसर्टेन सिनेरियो है, और ये एस्केलेशन धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आया। हमने जो सेफ हेवन कमोडिटीज है, क्रूड है, उसमें लास्ट वीक में करेक्शन देखा था, बट अभी फिर से जो वॉर सिचुएशन है वो और डीपन हो रहा है, और जो वेस्ट कंट्रीज है, आई थिंक दे आर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट सैंक्शंस। रशिया से अभी तक इसका कोई मेजर मूव नहीं आया है, लेकिन अगर उस पर अगर कोई मूव आता है तो आई थिंक इट कैन कन्वर्ट इनटू अ बिग फुल ब्लोन वॉर। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही एक चिंताजनक बात होगी, स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स। और अगर क्रूड की बात करें तो आई थिंक क्रूड विल बी द मेजर बेनिफिशियरी इन दैट केस। द क्रूड के प्राइसेस आई थिंक इट कैन गो इन अनचार्टेड टेरिटरी, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा होल्ड किए हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा अनसर्टेन है मार्केट, प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ से कहाँ पे जा सकता है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन ये जो सिचुएशन है ये कैसे पैन आउट होता है, जो डिप्लोमेटिक टॉक्स है उससे कुछ रेजोल्यूशन निकलता है क्या, या फिर इट कन्वर्ट्स इनटू अ फुल ब्लोन वॉर। तो मेरे हिसाब से जो अंडरलाइंग है वो अभी भी बायस जो है वो अभी भी बुलिश है। पिछले वीक में भी फ्राइडे को हमारी जब शो हुई थी उसमें मैंने बताया था कि 6800 6750 एक क्रूशियल लेवल है एमसीएक्स पर। जब तक वो होल्ड है एक पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक आया है। मेरे हिसाब से ये एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 7500 7600। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाइंग जोन में रहना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए जो भी सेंसिटिव कमोडिटीज है, बट अगर ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से जब तक 6800 6700 होल्ड है, आई थिंक यू शुड बी ऑन द बाइंग साइड। ब्रेंट में 110 112 तक के लेवल्स पॉसिबल है। WTI में फिर से एक बार आई थिंक 104 105 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवनेस रहेगा। कितना पेन है, आई थिंक पेन तो बहुत है, लेकिन ये कितना और एक्सटेंड होगा ये
आगे जो सिचुएशन है वो कैसे पैन आउट होता है उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो लगता है कि इट शुड स्टे इन अ बुलिश टेरिटरी। चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे, यहाँ भी बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 1000 रुपए की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। अनुज जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से? विष्मोहन जी देखिए, जो हमने लास्ट वीक एक मूवमेंट देखा था, करीबन $200 का मूवमेंट हमने सेम डे में देखा था। उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा स्टेबलाइज हमने फ्राइडे को मार्केट देखा था, मगर आज जो मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा था और उस ब्रेकआउट को मार्केट ने सस्टेन किया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो गोल्ड के अंदर ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है। करीबन देखें तो $1900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 1908 1910 के लेवल अभी चल रहे हैं। हमें लगता है कि ट्रेंड यहाँ पर गोल्ड में पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। इवन अगर हम देखें तो हमें लगता है करंट रेट से भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 450 का लगा है, टारगेट 51,500 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लगता है कि ऊपर में भाव ऊपर में करीबन 1925 से लेकर $1930 तक के लेवल इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली मार्केट सपोर्टिव है। इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड के भाव $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और करेंसी में सबसे बड़ी बात जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ देखने को मिला है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर जो दोनों ने अभी रैली पकड़ी है वो भी कंटिन्यू रहेगी। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स यहाँ देखने को मिले हैं, वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़े हैं। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड ही यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो कि इसके लिए नेगेटिव हो। अभी जो भी सिम्टम हम देख रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे क्रूड के प्राइसेस हो, सभी अभी गोल्ड के लिए पॉजिटिव शो हो रहे हैं। ओके, चलिए, अब चार्ट पर बिटकॉइन आपको क्या लग रहा है, गोल्ड या सिल्वर? अगर किसी को खरीदना है या बेचना है तो किस में ट्रेड करना चाहिए आज? प्रिफरेबली गोल्ड्स को थोड़ा डीप में बाय करना है। जिसमें अगर मोमेंटम जो आज का खुला हुआ है, जो इस आज का मोमेंटम एक रेटोरिक के ऊपर ही खुला हुआ है कि न्यूक्लियर का स्टेटमेंट आया और फर्दर सैंक्शन लगाया है, तो इस सैंक्शन के अगेंस्ट प्रोबेबली और फर्दर कोई एक्शन आता है रशिया की तरफ से या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मतलब उससे कोई रिजोल्यूशन नहीं बनता है, जो एक खराब बात होगा मेरे हिसाब से। तो उसके हिसाब से गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा। तो गोल्ड ऐसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और उसमें तेजी रहना है। इंट्राडे में चार्ट के हिसाब से अगर मैं पूछा तो मैं देखूंगा थोड़ा सा डिप्स में बाय करना चाहिए। यहाँ से 200-250 रुपए नीचे थोड़ा बाय करना है, लेकिन यहाँ से भी ज्यादा बड़ा टारगेट लेके मत करिए। बड़ा टारगेट मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हम लोग पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हम लोग रहना चाहिए कि थोड़ा सा रिजल्यूशन निकल जाए। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से डिप्स पे बाय कीजिएगा। थोड़ा सा 200 पॉइंट यहाँ से नीचे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा इक्विटीज में रिकवरी भी हो रहा है। थोड़ा सा मार्केट में लाइट जो मॉर्निंग का गैप अप है उससे थोड़ा सा पुल बैक नीचे मिल रहा है, तो वहां पे इंट्राडे में बाय बन सकता है। तो ये भी हुए गोल्ड और गोल्ड को लेकर विज्ञापन का। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड या सिल्वर, कुछ खरीदना चाहिए इस उछाल पे या अभी दूर ही रहने की सलाह देंगे आप यहाँ से? मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। यस, मेरा एडवाइस थोड़ा सा साइडवेज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि एक दिन गोल्ड में 1000 रुपया ऊपर, एक दिन 1000 रुपया नीचे, तो वॉलेटिलिटी काफी है। तो जिनका एपिटाइट नहीं है, आई थिंक दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। लेकिन जिनका रिस्क एपिटाइट है वो बाय करके चलना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रॉफिट बुकिंग। डोंट वेट फॉर वेरी लॉन्ग अप मूव, क्योंकि ये जो न्यूज फ्लोस है उसके ऊपर मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकता है। तो आई थिंक डे ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू ट्रेड दिस मार्केट, क्योंकि आपने कैरी कर लिया पोजीशन और रात को कुछ न्यूज आ गया तो इट कैन गो हेवाई। तो मेरे हिसाब से डे ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग करना है एज ऑफ नाउ, मेरे हिसाब से बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है गोल्ड 1970 के आसपास इंटरनेशनल में हाई मार के अभी फिर से 1890 तक का लेवल हम लास्ट वीक में देखे थे और अभी 1910 के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास है, 1880 1870 का सपोर्ट है इंटरनेशनल में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी 49,900 50,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी डिप आता है तो गोल्ड को बाय करके चलिए। इवन सिल्वर में भी आई थिंक गोल्ड के चलते सपोर्टिव रहेगा, प्लस बेस मेटल्स में भी एक पॉजिटिवनेस है, तो वो भी सिल्वर को सपोर्ट करेगा। तो सिल्वर में भी जब तक कि 63 62 500 होल्ड है, आई थिंक डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर में फिर से एक बार 66,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से बाई की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई रेजोल्यूशन आता है। तब तक गोल्ड सिल्वर दोनों ही सपोर्टेड रहेंगे।
सपोर्टिव है तो आप बाई करके जा सकते हैं, लेकिन दो बातों का ध्यान रखिए। पहला, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, और दूसरा, अपनी पोजीशन को कैरी नहीं करें, क्योंकि जिस तरह के माहौल है कभी भी हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान हो जाए। तो पोजीशन को आज दिन ही में काटने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। खबर यह है कि खाद्य तेल सप्लाई को लेकर संकट बन गया है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ा है, उससे सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पूरी डिटेल के साथ शरद हमारे साथ है। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है आपके खाद्य तेल पे जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इश्यूज आ रहे हैं, देखा जाए स्पेशली सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा पे जो इंपोर्ट किया जाता है। अगर देखें तो यहाँ पे जो आपके जो शिपमेंट्स हैं, लगभग 4 लाख जो मेगा टन के शिपमेंट्स हैं वो अटक गई हैं। वो आपके जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पे जो है अटकानी देखने मिली है। अगर शिपमेंट्स की बारे में बात करें तो वो भी जो है ऑलमोस्ट आपके फरवरी के महीने से शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और जो भारत के जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, अब वो सोच रहे हैं कि कोई नए एरिया जो ब्लैक सी रीजन के अलावा कोई दूसरी कंपनियां जो सनफ्लावर ऑयल बनाती हैं उससे खरीदारी जो है उसमें देख सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं आगे जाते हुए। और जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आपको स्कैरसिटी देखने मिल रही है सनफ्लावर ऑयल का, और अगर ये अप्रैल से शिपमेंट्स नहीं आएंगी तब और ज़्यादा दबाव देखने मिल सकता है। तो ये तो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो संकट, लेकिन भारत और यूक्रेन का क्या ट्रेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर भी अपन बात कर सकते हैं। जहाँ पे जो यूक्रेन है भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल का इंपोर्ट करने का जो है कंट्री है, और इंडिया अगर इंपोर्ट डेली देखें तो लगभग 1.6 to 1.8 लाख मेगा टन जो इंपोर्ट है सनफ्लावर ऑयल का हर साल हर महीने माफ़ करिए देखा जा रहा है। और यूक्रेन सनफ्लावर के जो दाम हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस उनमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। लगभग आप देख सकते हैं 7% जो ऑलमोस्ट $1,550 प्रति टन पे जो एक ग्रोथ देखने मिला है। और अगर देखा जाए तो स्पॉट प्राइसेस में भी लगभग ऑलमोस्ट $1,700 प्रति टन का जो है आंकड़े देखने मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रेड का आइटम है, और सबसे बड़ा प्रिंसिपल कमोडिटी अगर एडिबल ऑयल्स के बारे में बात करें। अब डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं कि डिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि आप यूक्रेन ले लीजिए, ऑलमोस्ट 70% का डिपेंडेंस है, और रूस ले लीजिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 90% का जो डिपेंडेंस देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अलावा हमने एक चैनल चेक किया, और वो चैनल चेक बहुत एक इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मार्केट्स को नज़रिए रख के। तो यहाँ पे पता चला कि जो नए इन्वेंट्रीज जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमतों पे आ रहे हैं। अब देखा जाए तो लगभग जो प्राइस हाइक्स है वो लगभग 10 से लेकर 20% तक का जो है ऑलरेडी हम लोग चैनल चेक में पता चल रहा है, उसकी उछाल की संभव है। इसके अलावा अगर लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो ITC, HUL, मैरिको, रुचि सोया, अदानी विल्मार जैसे स्टॉक्स जो है ये प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो अदानी विल्मार का जो इन्वेंट्री है लगभग 40 दिन का है। अगर एवरेज देखा जाए इंडस्ट्री का तो लगभग 50 से लेकर 55 दिन का जो इन्वेंट्री देखा जाता है। और अगर दाम के बारे में बात करें प्राइसेस की, एजेंसी लेवल पे जो डीलर्स के लेवल पे होती है वो जो है लगभग 150 रुपये से बढ़ के 160 से लेकर 80 रुपये प्रति लीटर तक जो है पहुंच चुकी है। तो ये एक पोर्शन है जहां पे एक इम्पॉर्टेंट जो है निगरानी रहेगी। लेकिन भारत क्या करेगा, विकल्प क्या रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विकल्प है कि अर्जेंटीना से बाकी देशों से सप्लाई बढ़ सकती है, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं। आप पाम ऑयल ले लीजिए, सरसों ऑयल ले लीजिए, या सोया ऑयल ले लीजिए। यानी काफ़ी अहम मुद्दा है, और जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में बाकी खाने के तेल कीमतों पर भी असर हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में आप देख भी रहे हैं करीब करीब 10 साल की ऊंचाई पर सोयाबीन के भाव हैं। पाम तेल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और सनफ्लावर ऑयल को लेकर जिस तरह की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो एक अहम अपडेट शरद की तरफ से, शुक्रिया शरद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज कुछ नया कॉल है क्या बिटवन आपकी तरफ से? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जिस तरह से बाकी कमोडिटी में इतना वोलेटिलिटी है, बेस मेटल को निकल या एल्यूमिनियम को छोड़ के निकल तो मैंने भी पहले से बताया कि काफी तेजी वाला कहानी है। लेकिन इंट्राडे में अगर मैं देखता हूं तो कॉपर में मुझे थोड़ा सा अपसाइड ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 776 के आसपास इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, कोई पोजिशनल व्यू नहीं है ये, 776 के आसपास इंट्राडे सेल बन सकता है। 771 का नीचे थोड़ा सा मुझे टारगेट दिख रहा है, वहां पे हम लोग थोड़ा ऊपर लेवल से सेल करके 771 का टारगेट ले सकते हैं। उस तरह से मुझे जिंक भी लग रहा है कि टॉपिक बेस मेटल में आज के लिए बेस मेटल में हमारी टॉपिक जो है वो हम कॉपर में रहेंगे। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 773 में, ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास। 767 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 780 तक हो सकता है। ओके,
और रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में जो इस तरह की तेजी दिख रही है? क्या यहाँ पे कोई सेल कैंडिडेट बन रहा है? नहीं विश्व, मुझे लगता है कि कॉपर में एक बार बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम निकल को अवॉइड करना चाहिए। कॉपर में 778 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 767 का एक सपोर्ट है, जब तक भी वो ब्रीच नहीं करता, आई थिंक अगर कोई भी टिप आता है 772 771 खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 778। दो जानकार अनुज जी और रविंद्र जी, दोनों को कॉपर खरीदारी की सलाह है। अनुज जी, ग्वार काफी आज कमजोर दिख रहा है, ग्वारगम खास करके 3% से ज्यादा की कमजोरी है, क्या करना चाहिए ग्वार में फिलहाल अब? देखिए, ग्वार में हमने पिछले हफ्ते एक गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि अभी थोड़ा ट्रेंड जो है ग्वार स्ट्रीट ग्वारगम का नेगेटिव है। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। ग्वार स्ट्रीट में करीबन 5,900 के आसपास बिकवाली करें, 6,020 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,720 तक हो सकता है। वहीं ग्वारगम हमें लगता है कि नीचे 10,500 के लेवल को दिखा सकता है, तो ग्वार स्ट्रीट और ग्वारगम में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्पाइसेस में जीरा काफी कमजोर है, 21,000 तक फिसलता दिख रहा है, जीरे में क्या करें? देखिए, जीरे में आगे अराइवल स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर रहेगा और हायर लेवल पे डिमांड भी नहीं है, एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह है 21,300 में, स्टॉप लॉस 21,750 का, टारगेट 20,500 तक हो सकता है। ओके, तो जीरा बेचने की सलाह है करंट लेवल पे, टेक्निकल कॉल है। रविंद्र जी, अब करेंसी मार्केट को लेकर आपका अपडेट क्या है? क्या लग रहा है यूएसडी INR में? देखिए, यूएसडी INR मेरे हिसाब से अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। मुझे लगता है कि ये अराउंड यहाँ से 76 हाफ का जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक उसके आसपास एक बार जा सकता है। 74 हाफ का एक सपोर्ट है इसमें। जब तक कि ये होल्ड है मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि डॉलर में सेफ हेवन बाइंग हो रही है इस अनसर्टेनिटी के चलते, तो मेरे हिसाब से रुपी में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक 7650 77 तक के लेवल्स भी हम इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक 7450 होल्ड है बाइंग में आना चाहिए, और ऊपर में 76 हाफ का एक बार टारगेट ले सकते हैं। 76 हाफ तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बीटपन, आपकी राय करेंसी मार्केट पर? मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा डॉलर अप्रिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द रुपी, और थोड़ा सा जो इस तरह से जो प्रेशर हो रहा है इमर्जिंग करेंसीज के हिसाब से, डॉलर काफी, रुपी थोड़ा सा काफी सेफ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7650 या 77 लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। ये ओके, यानी दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि और कमजोर यहाँ से हो सकता है। 76.5 के लेवल भी आपको दिख सकते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनु जी आपका और बीटपन आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और अपनी राय भी दी। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद FM